अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 32 बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल से पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोगों ने बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि आपकी सिलेबस का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, विच इज इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स किन्हें कहते हैं। आप लोगों को पता है हमारे जिस्म के अंदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, हर बहने वाली चीज को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से बॉडी फ्लूइड है? ब्लड हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, यूरिन हो गया, इसके बाद ब्लड प्लाज्मा हो गया। ये जितनी भी बहने वाली चीजें, मतलब जितनी भी फ्लूइड वाली चीजें, बॉडी फ्लूइड जितना भी है ना, उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ऐसे मिनरल जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ब्लड फ्लूइड, ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर ऐसे मिनरल्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई है ना एक बार कि हमारे बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, बहने वाली बहुत सी लिक्विड्स हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड्स, ऐसी बॉडी फ्लूइड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाए और उन मिनरल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 70 पे आ जाओ, वहां पे हम लोगों ने लास्ट पेज बस डिस्कस करना है, विच इज इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी। के बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन योर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ब्लड और बॉडी फ्लूइड के अंदर जो मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स जिनके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी, द एसिडिटी ऑफ योर ब्लड पीएच, योर मसल फंक्शन एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर क्यों जरूरी होते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर क्यों पाए जाते हैं? क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम वगैरह करते हैं, वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की अमाउंट है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पानी की तादाद को मेंटेन बेसिकली करने की कोशिश करते हैं। वो आगे हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि वो पानी की अमाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, सेकंड फंक्शन ये है कि ब्लड की एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो ब्लड की पीएच है बेसिकली उसको कंट्रोल करते हैं। और मसल फंक्शंस, जितने भी मसल्स के काम है उनको भी कंट्रोल करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और बहुत से ऐसे अहम अमल भी हैं जिनको ये कंट्रोल करते हैं। वो आगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में पढ़ लेंगे। You lose electrolytes when you sweat। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जब आप लोगों की स्वेटिंग हो रही होती है, जब आप लोगों का पसीना निकल रहा होता है, तो वो जो पानी निकल रहा होता है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जाया हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे होते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है हार्ड एक्सरसाइज की वजह से या वैसे भी गर्मी की वजह से पसीना आता है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रहे होते हैं। ठीक है, यू मस्ट रिप्लेस देम बाय ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। इस वजह से हमें पता है कि जब हमें पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं। तो इस वजह से उन इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें ड्रिंकिंग फ्लूइड, हमें फ्लूइड पीने चाहिए जिससे उसको हम लोग रिप्लेस कर सकें, उसकी जरूरत को पूरा कर सकें। अब कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड, हमारी बॉडी के अंदर आम जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो कैल्शियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो से हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट जो से हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये ऐसे मिनरल्स हैं, बेसिकली ये मिनरल्स ही है ना जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्कस कर ले कि इलेक्ट्रोलाइट एक बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, ब्लड की पीएच को, ब्लड की एसिडिटी को कैसे मेंटेन करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को कैसे मेंटेन करता है, मसल्स में कैसे इफेक्ट करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को सॉल्ट बैलेंस भी कहते हैं। वो क्यों? कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सॉल्ट है। हर किसी को पता है कैल्शियम एक सॉल्ट है, फॉस्फोरस एक सॉल्ट है, पोटेशियम एक सॉल्ट है। तो ये सारे के सारे सॉल्ट जितने भी हैं इनको बैलेंस करें तो उनको हम लोग सेकंड नेम भी दे सकते हैं सॉल्ट बैलेंस। और ये इलेक्ट्रोलाइट भी है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस इज नेसेसरी इन कंट्रोलिंग फ्लूइड मूवमेंट्स विद इन द बॉडी।
अब मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि ये वाटर की अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये जितना भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड जितना भी मूव कर रहा है, ब्लड पूरे जिस्म के अंदर फैल रहा है, घूम रहा है, प्लाज्मा जितना भी हमारे ब्लड के अंदर 55% हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, वो भी एक फ्लूइड है। प्लाज्मा की मूवमेंट, ब्लड की मूवमेंट, यूरिन की मूवमेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जितनी भी मूवमेंट है, ये किस तरह बैलेंस होती है, किस मेथड से बैलेंस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, वो क्या चीज़ है, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। ठीक है। Salts are lost in perspiration, urine, feces and may be lost excessively in diarrhea, vomiting and sweating। अब ये जितने भी सॉल्ट्स मैंने यहाँ पे नेम लिए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, पोटेशियम, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं या ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। किस किस दौरान? डायरिया, जब हमें पानी की कमी हो जाए, या फिर वॉमिटिंग्स की वजह से, या फिर स्वेटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, उल्टियों की वजह से, या फिर वॉशरूम के जरिए, या फिर स्वेटिंग के प्रोसेस के जरिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट हमारे जिस्म से ज़ाया हो जाते हैं। इस वजह से इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सोडियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट, मतलब जो सोडियम सॉल्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। एक सोडियम की बैलेंस को अगर हम लोग मेंटेन रखें तो वो सोडियम ही जो सा वो क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सकता है। ठीक है। रेगुलेटिंग द बैलेंस बिटवीन सोडियम इनपुट एंड आउटपुट इज इंपॉर्टेंट रीनल फंक्शन। अगर किडनी को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करवानी है, किडनी की, आपकी बॉडी के अंदर किडनी है, ठीक है, रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है, किडनी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, किडनी को अगर आप लोगों ने प्रॉपरली फंक्शन करवाना है तो उसके अंदर जो है सोडियम के इनपुट और आउटपुट बैलेंस को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही बात आ गई कि सोडियम सॉल्ट या सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एसिड बेस बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की तो आप लोगों को समझ आ गई है कि मिनरल्स जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, फास्फोरस, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या क्या करते हैं? ब्लड की एसिडिटी कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट कौन सा? सबसे ज्यादा अहम जो सा वो सोडियम है, और सोडियम सबसे ज्यादा अहम किस जगह पे जाके है? वो किडनी फंक्शनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोडियम का बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है या पूरी बॉडी है उसके अंदर एसिड और बेस का बैलेंस हर हाल में मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। पेज नंबर 70 पे हम लोग रीड करें, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसिड बेस बैलेंस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन होम्योस्टेसिस कंसर्निंग द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द एसिड्स एंड बेसिस, आल्सो कॉल्ड बॉडी पीएच। अब एसिड बेस बैलेंस जो है ना वो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस, ह्यूमन होम्योस्टेसिस का एक अहम हिस्सा है। ठीक है। वो कैसा? होम्योस्टेसिस आप लोगों ने सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा होगा। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? बेसिकली जितनी भी स्टेबिलिटी से रिलेट, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी है, जितनी भी टेंडेंसी टू स्टेबल रहने की जितनी भी टेंडेंसी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में एसिड बेस बैलेंस भी एक अहम किरदार अदा करता है कि होम्योस्टेसिस हमारे जिस्म की तभी बरकरार रहेगी जब हमारा एसिड बेस जो है वो बैलेंस रहेगी। ठीक है। अब The body is very sensitive to its pH value, so strong mechanism exists to maintain it। हमारी बॉडी जो सी है वो अपनी pH लेवल को बरकरार रखती है हमेशा। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए तो ये बहुत सेंसिटिव केस ले आती है, मतलब बहुत सेंसिटिव डिजीज वगैरह हो जाती है, हमें डायरिया वगैरह हो सकता है अगर हमारे ब्लड की pH, बॉडी की pH चेंज होती रहे। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म चाहिए होता है इसको मेंटेन रखने के लिए। किसको मेंटेन रखने के लिए? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म हमें कैरी करना चाहिए। ठीक है। आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ पीएच, अगर
एक्सेप्टेबल पीएच से आउटसाइड चले जाए, मतलब पीएच जो सी है नॉर्मल पीएच से बढ़ जाए या उससे कम हो जाए, तो फिर क्या होता है, क्या नुकसान होते हैं। एसिड बेस बैलेंस अगर मेंटेन रहेगा तो पीएच वैल्यू जो सी है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन एसिड बेस बैलेंस अगर थोड़ा सा खराब हो जाए तो उससे पीएच वैल्यू जो सी है वो एक्सेप्ट नहीं रहती, वो बल्कि ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कुछ होता है, उसके क्या असरात हैं वो हम पढ़ लेते हैं। प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड एंड डाइजेस्टेड, जितनी भी प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, अपना काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, एंड डाइजेस्टेड और डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। एंजाइम्स लूज देयर एबिलिटी टू फंक्शन, इसके अलावा एंजाइम जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, डेथ मेकर, और आखिरकार डेथ हो जाती है, ठीक है, मौत हो जाती है। द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस इज टाइटली रेगुलेटेड बाय बफरिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइटली रेगुलेटेड है, किस प्रोसेस की मदद से ये अच्छे तरीके से रेगुलेट हो जाता है, बफरिंग सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एक बफरिंग सिस्टम है, मैं बफरिंग सिस्टम का बता देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। बफरिंग सिस्टम या बफरिंग सॉल्यूशंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। बफरिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप एसिड डाल दो या बेस डाल दो लेकिन उससे पीएच चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, या ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लड है, ठीक है, बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर एसिड डाल दो या बेस डाल दो, लेकिन ब्लड की पीएच में कोई चेंज ना है, तो वो ये सारा का सारा सिस्टम क्या बफर सिस्टम है, ठीक है। तो एसिड बेस बैलेंस बेसिकली किससे रेगुलेट रहता है, किसकी मदद से रेगुलेट रहता है, वो बफर सिस्टम की मदद से रेगुलेट रहता है, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड मस्ट बी केप्ट एट अ पीएच ऑफ 3.75 टू 7.45। अब जो ब्लड की आर्टरीज हैं उनकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.35 से लेके 7.45 तक उनकी पीएच इस हद तक रेगुलेट रहनी चाहिए, जरूर, मस्ट का मतलब जरूर, मतलब इतनी पीएच जरूर होनी चाहिए। व्हेन द पीएच राइजेस अबव 7.45 और फॉल्स बिलो 7.35, जब पीएच 7.45 से बढ़ जाए या फिर 7.35 से कम हो जाए तो उससे फिर बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे एसिड बेस बैलेंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद बफर सिस्टम भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लग सकती हैं। द क्विकेस्ट वे लेस देन 1 सेकेंड दैट ब्लड पीएच इज एडजस्टेड बाय बफरिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब जब पीएच जो सी है वो 7.45 से ज़्यादा हो जाए या 7.35 से कम हो जाए तो विद इन 1 सेकेंड के अंदर जो हमारा बॉडी का बफर सिस्टम है ना, वो दोबारा ब्लड की पीएच को एडजस्ट कर देगा, रेगुलेट कर देगा, ठीक है। तो बफर सिस्टम, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो बफर सिस्टम से रेगुलेट हो जाता है, बफर सिस्टम से एसिड बेस बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो कैसे कि पीएच अगर 7.45 से बढ़ जाए या 7.35 से कम हो जाए तो फिर जो विद इन 1 सेकेंड बफर सिस्टम उसी ब्लड की पीएच को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम्स हैं। पहला बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरा फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। ये डिफरेंट बफर सिस्टम्स हैं, इनके काम भी डिफरेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस भी अलग अलग है। वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 71 पे, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। The bicarbonate buffering system is an important buffer system in the acid-base homeostasis of living things including humans। इंसानों के अंदर या दूसरी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी होम्योस्टेसिस में अहम जो सा बफर सिस्टम है वो है बाइकार्बोनेट। वैसे प्रोटीन बफर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सा वो प्रोटीन बफर सिस्टम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है वो कौन सा बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, खास तौर पर इंसानों के अंदर, ठीक है। क्या करता है एज अ बफर, बाइकार्बोनेट एक बफर होने के नाते क्या करता है, इट टेंड्स टू मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट प्लाज्मा पीएच एंड कंट्रैक्ट एनी फोर्स दैट वुड अल्टर, ठीक है।
ये बफर होने के नाते क्या करता है, ये प्लाज्मा की जितनी भी पीएच है उसको कांस्टेंट रखने में मदद देता है। कांस्टेंट रखने में इस तरह मदद, प्लाज्मा क्या होती है, ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है। ब्लड का जो 55% जो चीज होती है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा होती है। जो प्लाज्मा होती है ना वो उसमें ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते, बाकी जो प्रोटीन वगैरह होती है वो प्लाज्मा के अंदर होती है। बाकी ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। लेकिन खून का 55% हिस्सा जो उनसा होता है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक भी ब्लड सेल नहीं होता है। तो उस प्लाज्मा की पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश कौन सा बफर सिस्टम करता है, बाइकार्बोनेट वाला बफर सिस्टम करता है। एंड कंट्रैक्ट एनी फोर्स दैट वुड अल्टर, और हर वो फोर्स जो पीएच प्लाज्मा की पीएच को चेंज करने की कोशिश करे उस फोर्स के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। फॉस्फेट बफर सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फेट बफर सिस्टम क्या है? द फॉस्फेट बफर सिस्टम ऑपरेट्स इन द इंटरनल फ्लूइड ऑफ ऑल दी सेल्स, ठीक है। वो जो ऊपर वाले हमने पढ़े हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये तो बेसिकली प्लाज्मा पे डिपेंडेंट है, मतलब हमारे ब्लड वगैरह का सारा करता है। लेकिन जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये कहाँ ऑपरेट करता है, कहाँ अप्लाई होता है? ये सेल्स के इंटरनल फ्लूइड पे, ठीक है। हमारे जिस्म लाखों सेलों से, लाखों करोड़ों सेल्स से बना हुआ है, उन सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके ऊपर ये ऑपरेट करता है। तो सेल के अंदर वाले फ्लूइड पर कौन सा बफर सिस्टम काम करता है? फॉस्फेट बफर सिस्टम काम करता है। हमारे ब्लड के अंदर सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। दिस बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एज हाइड्रोजन आयन डोनर एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एज हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। अब इस बफर सिस्टम के अंदर ना एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का एक डोनर है, और एक हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्टर है। अब हाइड्रोजन आयन को डोनेट कौन करता है? वो एक एसिड है। वो कौन सा एसिड है? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एसिड के तौर पर काम करता है। किस लिहाज से काम करता है? ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। इसके अलावा जो दूसरा जो सा यहाँ पर एसिड हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला है बेस है, वो क्या बेस है? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन वाली बेस है, ठीक है। तो जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है उसमें एक एसिड है, एक बेस है। एसिड जो सा है वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, और जो बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है। और वो कौन कौन से एसिड बेस काम करते हैं उनके नाम लिखेंगे आप लोगों ने, एज इट इज याद करने हैं। इफ एडिशनल हाइड्रोजन आयंस एंटर द सेलुलर फ्लूइड दे आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन विद द रिएक्शन हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन सेल के फ्लूइड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएं तो ये इजीली कंज्यूम हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, तब जब वो रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस के साथ। लेकिन इफ एडिशनल हाइड्रोक्साइड आयंस एंटर द सेलुलर फ्लूइड दे रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस एंड मेंटेन द पीएच। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन आयंस ना सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा ऐड हो रहे हैं, बल्कि हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा से ज्यादा सेल के फ्लूइड के अंदर एंटर हो रहे हो, तो उसकी जगह फिर जब वो रिएक्शन करती है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ तो इस तरह पीएच मेंटेन हो जाती है, और वो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोजन आयंस ऐड नहीं होते हैं। तो इस तरह बफर सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। लास्ट वाला बफर सिस्टम अब हम लोग पढ़ लेते हैं, विच इज प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम क्या करता है? मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन तीनों बफर सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सा बफर सिस्टम है वो प्रोटीन बफर सिस्टम है। द प्रोटीन बफर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली ऑपरेटिंग बफर सिस्टम इन दी बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से फ्लूइड हैं, ब्लड है, यूरिन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह, ये जितने भी फ्लूइड्स हैं इनके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम बफर सिस्टम है वो कौन सा है? वो प्रोटीन बफर सिस्टम है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन बफर सिस्टम इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन बफर सिस्टम की एक सबसे अहम मिसाल है। हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता होगा क्या होता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पोजेसेस बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप्स व्हिच एक्ट एज H पॉजिटिव एक्सेप्टर्स एंड और डोनर्स रिस्पेक्टिवली इफ H पॉजिटिव इज एडेड और रिमूव्ड। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत सी बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप रखते हैं, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिडिक ग्रुप भी रखते हैं और बेसिक
ग्रुप भी रखते हैं। कैसे कि जब उन्होंने हाइड्रोजन आइंस को एक्सेप्ट करना हो या हाइड्रोजन आइंस को डोनेट करना हो, जब हाइड्रोजन आइन ज़्यादा हो जाए या रिमूव हो रहे हो, तो वो एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों रखते हैं ताकि वो हाइड्रोजन आइंस को डोनेट भी कर सके और उनको एक्सेप्ट भी कर सके। इस तरह वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर बफर सिस्टम की मदद से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। आप लोगों का सिलेबस कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोर्स की आउटलाइन वगैरह को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।